बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर अपने देख लिए होंगे और जो उनकी तैयारी भी कर ली होगी। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग या प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में, तो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस किए थे। उसमें अरिथमेटिक यूनिट डिस्कस किया था, लॉजिकल यूनिट डिस्कस किया था, कंट्रोल यूनिट को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मशीन साइकिल को देखा था कि कैसे जो है वो इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डिकोड होती है और एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद स्टोर होती है। उसके बाद हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट की जो टाइप्स थी वो देखी थी। उसके अलावा सिस्टम क्लॉक जो है उसको देखा था कि सिस्टम क्लॉक के बारे में पढ़ा था, मिप्स एंड फ्लॉप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ CPU आर्किटेक्चर को देखा था और उसके बाद हमने पाइपलाइनिंग की टेक्निक के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर्स, को प्रोसेसर, प्रोसेसर कूलिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। रजिस्टर्स जो है वो भी पार्ट ऑफ CPU है। CPU के अंदर एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है CPU के इनसाइड होती है, जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। तो रजिस्टर जो है बेसिकली हमारे पास मेमोरी है, क्योंकि हम मेन मेमोरी से तो प्रोग्राम को लोड कर लेते हैं, उसके बाद जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी से फेच कर लेता है, फेच करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद दोबारा जो हमारे पास आउटपुट बनता है, आउटपुट जो है वो दोबारा मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। मेन मेमोरी के अंदर लोड होने के बाद वो जिस आउटपुट डिवाइस को सेंड होना होता है उसको सेंड हो जाता है। तो इसी तरह जो रजिस्टर, जब हमारे पास CPU के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसके दौरान भी हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं कि हम मेन मेमोरी में बार बार जाएँ और जाके हम देखें हमारे इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने कौन सी मेन मेमोरी में जाना है, मेन मेमोरी की कौन से ब्लॉक में जाना है, कौन से सेगमेंट में जाना है, इन सब के रिकॉर्ड रखने के लिए भी हमें CPU के अंदर मेमोरी की ज़रूरत है, जो कि रजिस्टर की सूरत में प्रोवाइड की गई है। तो देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर हमारे पास एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है CPU के अंदर। CPU के अंदर ज़रूरी सिर्फ एक रजिस्टर नहीं होता, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके वो काम पे डिपेंड करता है कि कौन से काम के लिए हमारे पास रजिस्टर जो है वो यूज़ हो रहा है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट रजिस्टर जो है वो यूज़ होते हैं। CPU के अंदर ऑलमोस्ट जो रजिस्टर्स हैं कम से कम जो है वो 8 रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्स हैं वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस्ड हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह कि हमें मेन मेमोरी में अगर जाना है, मेन मेमोरी के कौन से ब्लॉक से इंस्ट्रक्शन लेनी है, या आगे जो है वो एक हमने इंस्ट्रक्शन जो है वो काम, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती हैं, तो एक काम कर लिया, उसके बाद कौन सा करना है, इस सीक्वेंस को भी स्टोर करने के लिए हमारे पास जो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए रजिस्टर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं बाय मैन्युफैक्चरर्स। और रजिस्टर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जस्ट लाइक रजिस्टर जो हम अपने रोज़मर्रा में रजिस्टर यूज़ करते हैं अपने नोट डाउन करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, उसी तरह CPU भी रजिस्टर को यूज़ करता है अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए। इसके अलावा वो लिखता है, मतलब कि राइट डाउन करता है, रीड करता है वहाँ से मेमोरी एड्रेसेस को, और उसके अलावा जो ऑपरेशंस उसने परफॉर्म करने होते हैं या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए उसने मेमोरी के कौन से ब्लॉक में जाना है, सब उसके इसी के अंदर लिखा होता है। ये जो है 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है और 8 बाइट्स तक जा सकता है। जितना ज़्यादा रजिस्टर का साइज़ होगा उतना ही CPU की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फैच हो सकती हैं, जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर आ सकती हैं, जितनी ज़्यादा मेमोरी एड्रेसेस उसके अंदर आ सकते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास जो CPU की परफॉर्मेंस है वो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। CPU का जो कंट्रोल यूनिट है, जो मेन कंपोनेंट है हमारे पास, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है, और कंट्रोल यूनिट जो है, जो कंट्रोल यूनिट है डिफरेंट पर्पसेस के लिए रजिस्टर को मैनेज करता है। और वो कौन कौन से काम है जिसके लिए जो कंट्रोल यूनिट है वो रजिस्टर को मैनेज करता है, वो है हमारे पास के इनपुट जो इंस्ट्रक्शन है उसको इनपुट लेने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को पास करना है किसी
एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की तरफ, या एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की तरफ पास करना है, या वापस जो है कंट्रोल यूनिट की तरफ लेके आना है, तो उसके लिए हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट है वो रजिस्टर्स को मैनेज करता है। और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को हाई स्पीड पर परफॉर्म करने के लिए भी कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स को मैनेज करता है। तो जो रजिस्टर्स हैं बेसिकली हमारे पास मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी है जो कि इनसाइड द सीपीयू ही होती है। ये मैं बार बार इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेमोरी इनसाइड द सीपीयू है, और जो हमारी मेन मेमोरी है जिसमें रैम और रोम है वो आउटसाइड द सीपीयू है। होती वो भी मदरबोर्ड के ऊपर है, लेकिन क्या है कि वो आउटसाइड द सीपीयू हैं, लेकिन ये जो रजिस्टर्स हैं ये मेमोरी इनसाइड द सीपीयू है। इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप में हमारे पास सबसे पहले आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, फिर प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जनरल बफर रजिस्टर्स, और एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर्स। ये हमारी टोटल जो है वो 8 जो डिफरेंट टाइप्स हैं। किसी कुछ बुक्स हैं आपको उसमें जो सब टाइप्स हैं वो मेन टाइप्स के तौर पर मिलेंगी, और कुछ जो हैं वो आपको सब टाइप के तौर पर मिलेगी। तो इसी तरह बुक्स का डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये क्या है कि जो मेनली यूज़ किए जाते हैं रजिस्टर्स वो यही हैं जो इनसाइड द सीपीयू होते हैं, और डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू जो उनको असाइंड है टास्क वो उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं। जो नाम होते हैं वही बता देते हैं कि सबसे क्या चीज़ कौन सा काम करेगी। मतलब जैसे हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर्स हैं वो मेमोरी बफर कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शंस को लिखेगा। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर मज़ीद रजिस्टर्स आ जाते हैं जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कि मेमोरी के एड्रेसेस को नोट डाउन करते हैं, जिनसे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो लेनी है, उसके बाद उसको रीड करना है और उसके बाद राइट भी करना है। रीड का मतलब कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी का एड्रेस कौन से मेमोरी एड्रेस से जाके लेके आनी है, उसके अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। मेमोरी एड्रेस का मतलब ये कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो उसके अंदर एड्रेसेस होते हैं। एक पूरा जो बिट्स नंबर ऑफ़ बिट्स हैं उनका एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक का एक क्या होता है कि एक एड्रेस होता है। उन्हीं जो बिट्स हैं वो उनमें स्टोर होती हैं। वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन को गेट करता है। गेट करने के बाद वो जितने जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो करता है सीपीयू। तो जो मेमोरी एड्रेसेस हैं जिनसे बार बार जो सीपीयू जहाँ पे जाता है या इंस्ट्रक्शंस के लिए जो मेमोरी के एड्रेसेस यूज़ होते हैं वो क्या करता है, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है और ये स्पेसिफाई करता है कि हमने जो नेक्स्ट जो इनपुट लेनी है, मतलब कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करनी है जाके मेन मेमोरी में से, तो उसका एड्रेस क्या है। उसका एड्रेस वो सेव कर लेता है कि आपने इस सेगमेंट के अंदर जाना है, इस सेगमेंट के मतलब इस ब्लॉक में जाना है या इस सेगमेंट में जाना है। सेगमेंट और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। सेगमेंट में जाना है या ब्लॉक में जाना है या किस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाना है। मेमोरी जो, क्योंकि मेमोरी जो है वो एड्रेसेस मेमोरी जो है वो उसमें बिट्स होती हैं। बिट्स जो है वो उनके डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं कि इस जगह पे है, नंबर 7 पे जाना है, नंबर 6 पे जाना है, नंबर 8 पे जाना है। कौन सी बिट्स की इससे जो है वो कौन सी बिट हमने लेके आनी है, क्या लोड करना है, वो सभी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो उनके जो एड्रेसेस हैं मेन मेमोरी के वो सारे स्टोर होते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। तो क्या होता है कि जो सीपीयू है वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ मेमोरी को, मतलब कि मेमोरी के एड्रेसेस को, मेमोरी लोकेशंस को, कि कौन सी मेमोरी में जो है वो कौन से एड्रेस पे मैंने जाके इंस्ट्रक्शन लेनी है या कौन सी इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे पड़ी होगी। तो वो जो उसके एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है ताकि वो आसानी से रीड और राइट कर सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर हमारे पास जितनी भी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर चीज़ें आती हैं या सीपीयू से वापस मेमोरी के अंदर जाती हैं तो वो सारी इस जगह कॉपी होती हैं मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। मतलब ये कि कोई एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर आया तो क्या होगा, पहले वो मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर आएगा, वहाँ पे कॉपी होगा। कॉपी होने के बाद
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। ये स्मॉल बफ़र के तौर पे काम करता है। बफ़र के तौर पे इसलिए कि यहाँ पे ना कॉपी हर चीज़ की हो जाती है। कॉपी का मकसद ये है कि जब दोबारा सीपीयू को जो है वो बार बार जाना ना पड़े मेन मेमोरी के अंदर, वो सारा एड्रेसेस जो हैं वो इधर यहाँ कॉपी हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करता है कि वो इधर से ही उठा लेता है एड्रेसेस को और उसको दोबारा प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेमोरी जो डाटा है वो यहाँ कॉपी हो चुका होता है। या अगर कोई उसने रिज़ल्ट्स जो हैं वो लेने हैं, रिज़ल्ट वो क्या कर चुका है, मतलब कोई प्रोसेसिंग कर चुका है, प्रोसेसिंग से हमें आउटपुट मिल चुकी है, आउटपुट उसने जाके मेमोरी में स्टोर करा दिया। लेकिन वहाँ जाने से पहले मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर जो डाटा है वो स्टोर होगा, वो यहाँ पे जो है वो स्टोर होगा कि हमने यहाँ जाके मेमोरी में ये चीज़ स्टोर की थी, उसका एड्रेस होगा, वो ऐसे उस एड्रेस को देखेगा और जल्दी जो है वो वहाँ से डाटा गेट कर लेगा। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है, मतलब कि टाइम भी बचता है, प्रोसेसिंग भी बचती है। ऐसा नहीं होता कि उसमें क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बैक फ़ोल्डर जाएँ, उससे बैक फ़ोल्डर जाएँ, जितने फ़ोल्डर आप ओपन करते जाएँ, लेकिन क्या होता है कि जब आप बैक दबाते हैं तो वो तरतीब से बैक होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ बीच में से स्किप कर दे या उसके बाद जो है वो क्या करे कि स्किप कर दे, स्किप करने के बाद न्यू चीज़ वो ओपन कर दे, ऐसा नहीं होता। और हाँ, जिस चीज़ से आप गुजर के आगे अगले फ़ोल्डर में जा चुके होते हैं, जब आप बैक जाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी लोड होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप नेक्स्ट फ़ोल्डर ओपन करते हैं, क्योंकि उसके एड्रेसेस जो हैं वो कॉपी हो चुके होते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि ये इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे गया था और वो बैक उसी जो पाथ है उसी के ऊपर आपको ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है उस पर असर नहीं पड़ता। मेमोरी और प्रोसेसर जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि बार बार वो कोऑर्डिनेशन करे मेमोरी के साथ कि हाँ इसमें से ये एड्रेस उठाना है, ये उठाना है। नहीं, उसके अंदर ही जब कॉपी हो चुके हैं तो वो फिर एड्रेसेस जो है वो नहीं उठाता। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ये बताता है कि अब जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो गई है, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन हो गई, मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो है हमने पूरी कर दी है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसका आउटपुट आ गया, तो नेक्स्ट हमने कौन सी एग्जीक्यूशन पे जाना है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो भी बताता है कि हमने कहाँ नेक्स्ट जो है वो कौन सी मेमोरी एड्रेस के अंदर जाना है, और फिर हमने जो है वो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो भी बताता है कि हमने नेक्स्ट कौन सा एड्रेस जो है वो करना है, मतलब कि किस वो, क्योंकि जो प्रोग्राम काउंटर है वो भी स्टोर करता है एड्रेस को, कि वो भी उस एड्रेस को स्टोर करता है जहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है। और आप कहेंगे कि मेमोरी एड्रेस जो है वो भी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी स्टोर करता है कि हमने नेक्स्ट कहाँ रीड करना है, कहाँ राइट करना है। तो फिर इनमें फ़र्क क्या हो गया, जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो लोड होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर और फिर वहाँ से हम आगे जाते हैं। तो मतलब ये कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो का एड्रेस है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन है उसका जो वो मेमोरी के जिस हिस्से में स्टोर है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो है वो वैल्यू लोड होती है। वहाँ से हमें पता लगता है, वहाँ से जो प्रोसेसर है उसको पता चलता है कि उसने अब नेक्स्ट कौन सी जगह पे कौन से मेमोरी के कौन से हिस्से में जाना है, और वहाँ से उसको न्यू इंस्ट्रक्शन जो है वो मिल जाएंगी। तो ये बात याद रखें कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लोड होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर वहाँ स्टोर होती है। वहाँ से उसको पता चलता है कि जो CPU है वो रीड करता है कि हाँ अब मैंने इस मेमोरी के इस जगह पे जाना है, मतलब कि रैम में यहाँ जाना है, वहाँ से मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो इसमें ये डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है कि वो प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो स्टोर करता है कि जो इंस्ट्रक्शन आई है, मतलब कि जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फैच की गई है ना, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी, और कंट्रोल यूनिट इधर से ही इंस्ट्रक्शन को लेकर डिकोड करता है। मतलब ये कि जो भी इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में आई हैं, चाहे जिस तरह भी आए, जिस तरह का मतलब ये है कि प्रोग्राम काउंटर, फिर उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वहाँ से होती हुई उनके एड्रेसेस वहाँ स्टोर हुए, वहाँ से वो CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो गिवन मेमोरी एड्रेस पे गया, वहाँ से उसने इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड की, और लोड करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इस जगह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएंगी, जहाँ से
जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट है वो इसको लेगा इंस्ट्रक्शंस को और उनको डिकोड करके बताएगा कि, या डिकोड करके हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा और बताएगा कि ये चीज़ की इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने डब्ल्यू प्रेस किया है, जो है डब्ल्यू प्रेस किया है, तो वो कंट्रोल यूनिट ही डिकोड करेगा उस चीज़ को, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा कि जो इंस्ट्रक्शन आई है वो डब्ल्यू प्रेस करने की आई है। तो क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच की गई है उसको स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर जो हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो हमारा सीपीयू का है उसका पार्ट होते हैं और मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ही यूज़ होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब वो पार्ट ही अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का है तो वो परफॉर्म भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे। इनमें इनकी जो टाइप्स हैं उनमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर है या बेस रजिस्टर है, काउंटर रजिस्टर है या डाटा रजिस्टर है। तो जब हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो 8 बिट्स का होता है और ये यूज़ होता है अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशंस के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए और डाटा ऑपरेशन मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, मतलब वो कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो काम हम कर चुके हैं उसका रिकॉर्ड भी रखना है, उसके अलावा जो काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड भी रखना है, और जो उसका रिज़ल्ट है वो भी तो हमने स्टोर करना है फ़िलहाल सीपीयू के अंदर, और उसके बाद वो आगे जाके मेन मेमोरी में लोड होगा। तो जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है वो मैथमेटिकल या अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा होगा उसके इनिशियल रिजल्ट्स को भी स्टोर करेगा, उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करेगा, जो काम हो रहा होगा उसके रिजल्ट्स जो जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे उसको स्टोर करता जाएगा, और फाइनल रिजल्ट भी स्टोर करेगा, फिर जो है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएंगे। उसके बाद बेस रजिस्टर्स हैं। बेस रजिस्टर जो है वो डाटा मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, मतलब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके लिए बेस रजिस्टर यूज़ होते हैं। और काउंटर रजिस्टर, क्योंकि एक काम अगर हमने 5-6 दफ़ा करना है तो वो जो काउंट करता है कि कितनी दफ़ा करना है वो काउंटर रजिस्टर करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह रिपीटिशन हो रही है, बार बार एक ही काम की रिपीटिशन हो रही है, तो ये डिसाइड करता है कि ये रिपीटिशन कितनी दफ़ा होनी है, क्योंकि यही इसी को पता होता है कि जो इंस्ट्रक्शन आई है वो कितनी दफ़ा एक चीज़ को कितनी दफ़ा रिपीट करने की आई है। और जो डाटा रजिस्टर्स है वो वैसे ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एड्रेसेस ऑफ सेगमेंट रजिस्टर यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उसके मेमोरी एड्रेस, उसके जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं उसको उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। सेगमेंटेशन, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेगमेंट क्या होता है और सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की उसको लॉजिकली डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लॉजिकली का मतलब ये है कि फिज़िकली उसके अंदर कोई सेगमेंट नहीं बने होते, उसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं बने होते, लेकिन प्रोग्रामिंग के ज़रिए लॉजिक्स बना के लॉजिकली उसको डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, और हर सेगमेंट का अपना बेस एड्रेस होता है। ये इसलिए होता है कि डिफरेंट हमने सेगमेंट बना दिए। सेगमेंट मतलब इस तरह कि ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्पेसिफिक मतलब कि अगर किसी जगह कोई डाटा है तो वो इस सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल सेगमेंट नंबर 2 में रहेगा। अगर किसी कोई कोड है तो वो सेगमेंट नंबर 1 में रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्टैक की चीज़ें हैं तो वो सेगमेंट नंबर 4 में रहेंगी। इसी तरह सेगमेंट बना दिए जाते हैं ताकि सीपीयू को आसानी होती है कि मैंने उसको पता होता है कि कोड सेगमेंट, अगर मैंने कोड उठाना है तो कोड सेगमेंट के अंदर जाना है, डाटा उठाना है तो डाटा सेगमेंट के अंदर जाना है। तो ये सेगमेंट्स डिफरेंटली बनाए गए होते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो और उससे जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास सेगमेंट का उसका कंसेप्ट था कि मेमोरी आखिर एड्रेसेस होते क्या हैं। तो इसी तरह मतलब समझाने का मतलब ये कि अगर मैंने जो कोड सेगमेंट अपना बनाया है मेन मेमोरी के अंदर, एक सेगमेंट मैंने बनाया है तो उसका एड्रेस होगा 001, फिर जो अगला सेगमेंट होगा उसका होगा 002, जो अगला सेगमेंट होगा उसका होगा 003 या 001। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एड्रेसेस जो होंगे तो ये एड्रेस स्टोर होंगे सेगमेंट रजिस्टर के अंदर।
और बाकायदा जो सेगमेंट हैं वो डिसाइडेड होंगे कि इस सेगमेंट के अंदर इस किस्म का डाटा है, दूसरे सेगमेंट के अंदर ये डाटा है और उससे अगले सेगमेंट के अंदर ये डाटा है। तो जिससे सीपीयू को ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मुझे अब इस सेगमेंट के अंदर जाना है, या जैसे कि मेमोरी एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था, तो उसके अंदर ये था कि हम जो मेमोरी है उसके एड्रेसेस को जो है नोट डाउन करते हैं। तो ऐसा ही होता है, पहले जो बिट्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं, वो उसको ये मतलब कि ये रखा जाता है कि जो ये वाला बिट है ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, उसके अगली जो मतलब कि अगला किस सेगमेंट के कौन से हिस्से में है, ये चीज़ हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। इसी एड्रेसेस की वजह से सीपीयू जो है वो एक्सेस कर पाता है मेमोरी के अंदर। नहीं तो उसको वो फिर इसी काम पे लगा रहेगा, पहले वो पहला सेगमेंट देखेगा, फिर दूसरा सेगमेंट देखेगा, सेगमेंट के अंदर जितने बिट्स होंगे सबको चेक करेगा। तो इसी तरह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर वो पहले से मेमोरी के एड्रेसेस स्टोर होते हैं, और जो सेगमेंट रजिस्टर होता है उसके अंदर पहले से सेगमेंट स्टोर होता है। तो वो बता देता है कि सेगमेंट, फिर उसको पता होता है कि मैंने इस सेगमेंट में जाना है, ये मेमोरी का एड्रेस है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई बड़ा सारा एड्रेस जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं इस तरह लिखा होता है, नहीं, एड्रेस इस तरह के होते हैं जैसे कि एक पहला सेगमेंट है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जैसे एक सेगमेंट है उसका जो एड्रेस है वो 001 होगा, अगला जो है वो 002 होगा। जैसे ही हम अपनी मेमोरी वाले टॉपिक पे आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि जो हमारी मेमोरी है वो किस तरह स्टोर करती है चीज़ों को, उसके अंदर जो सेगमेंट्स है वो किस तरह होते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर जो एड्रेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये हमारे जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप फिलहाल आप ये समझें जो मेन मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं उनके अंदर अब ये तो ऐसा तो नहीं कि सारी जो चीज़ें स्टोर हो रही हैं वो एक जैसी होंगी, डिफरेंट चीज़ें हमारी मेन मेमोरी के अंदर एक ही वक्त में लोड होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने वीएलसी प्लेयर भी चला दिया है, इसके अलावा हम वर्ड पे अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में हमने ब्राउज़र भी ऑन कर दिया है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो मेमोरी में लोड हुई हुई हैं, तो उनके जो स्टोर होंगे, जब जहाँ वो स्टोर होंगी तो स्टोर होने की भी वहाँ पे अलग-अलग सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट के जो एड्रेसेस होते हैं वो सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होते हैं। तो वो जो सीपीयू है उसके लिए आसानी हो जाती है कि अब मुझे किस जगह से इंस्ट्रक्शन मिली है, मैंने कहाँ जाना है। तो ये रजिस्टर जो होते हैं ऑलमोस्ट 4 टाइप के होते हैं, जिसमें कोड सेगमेंट होता है, डाटा सेगमेंट होता है और स्टैक सेगमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं डिफरेंट जो हम यूज़ करते हैं, जिनमें कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट है। कोड सेगमेंट के अंदर हमारे पास कोड होता है। कोड मतलब कि जो हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, एग्जीक्यूटेबल जो है वो प्रोग्राम होता है, मतलब कि हमारे पास एक्सी फाइल्स होती हैं इसके अंदर। और दूसरा जो है वो डाटा सेगमेंट होता है, उसमें तो आप जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि उसके अंदर डाटा होता है, जो मेमोरी के अंदर डाटा होता है उसके एड्रेसेस को स्टोर करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर जो हमारी एक्स्ट्रा एडिशनल बेस लोकेशंस होती हैं मेमोरी की वो स्टोर होती हैं। इसी तरह हमारा जो स्टैक सेगमेंट है वो होता है नंबर 4 के ऊपर। ये स्टैक सेगमेंट जो है वो स्टैक प्रोग्राम को स्टोर करता है। अब आप पूछेंगे कि स्टैक क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, काइंड है उसकी रजिस्टर की, वो स्टैक कंट्रोल रजिस्टर ही है जो कि स्टैक को मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर। स्टैक एक सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन है जो कि जहाँ डाटा स्टोर भी किया जाता है और रिट्रीव भी किया जाता है। तो एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम डाटा रिट्रीव भी करते हैं और डाटा स्टोर भी करते हैं। और जो स्टैक के अंदर ऑर्डर फॉलो किया जाता है वो लाइफो होता है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एक बंद गली है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने कार खड़ी की, उसके बाद किसी और ने की, उसके बाद किसी और ने कार पार्क कर दी, उसके बाद किसी और ने कार पार्क कर दी। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर जो कार सबसे एंड में होगी वो सबसे पहले निकलेगी, उसके बाद जो आई होगी वो उससे पहले आई होगी वो बाहर आएगी, उसके बाद जो है वो उसके पहले जो आई होगी वो बाहर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बाद में आउट होगा। एक बंद गली के अंदर जब हम सारी कार्स पार्क कर दें तो क्या होगा कि वो जो कार हैं
सबसे जो पहले आया होगा वो वेट करेगा कि पहले पीछे वाले निकलें तो फिर मैं जाऊं। तो इसी तरह ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि जो लास्ट में आया होता है वो सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट होता है, या कोई भी उसके अंदर मेमोरी के अंदर चीज़ आई हो तो सबसे जो एंड पे आती है वो सबसे पहले बाहर जाती है। ये ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो जो स्टैक प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिसमें सबसे जो एंड पे चीज़ आई है वो पहले जो है वो एग्जीक्यूट होनी हो, तो उसको कंट्रोल रजिस्टर जो है वो स्टैक कंट्रोल रजिस्टर जो है उसको मैनेज करता है, और जो स्टैक सेगमेंट है उसके एड्रेसेस जो हैं वो इसके एड्रेसेस को जो है वो स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर इंडिकेट करता है कंडीशंस को। ये 1 या 2 बाइट का हो सकता है। अब कहेंगे आप सोचेंगे कि जो कंडीशंस हैं वो कौन सी हो सकती हैं। कंडीशन कुछ इस तरह होती हैं कि जैसे कि जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो कनेक्ट होती हैं आउटसाइड एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर से, तो वो जैसे कि प्रिंटर है वो इंटरप्शन की जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि अब हम जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको इंटरप्ट कर दें, उसको ख़त्म कर दें, कैंसिल कर दें। अगर तो फ्लैग रजिस्टर के अंदर वैल्यू आती है 1, ठीक है, तो CPU समझ जाएगा कि मुझे पेरिफेरल डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है इंटरप्शन की। अगर तो रिक्वेस्ट आती है 0 की, वैल्यू आती है 0 की, तो फिर फ्लैग जो है अगर ज़ीरो आता है वैल्यू फ्लैग रजिस्टर के अंदर, तो CPU समझेगा कि कोई मसला नहीं है, जो हमारी जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो नॉर्मल है, उसको इंटरप्ट नहीं करना। या अगर कोई बताता है कि मेमोरी जो है वो फुल हो चुकी है, अब और ज़्यादा हमारे पास चीज़ें रन करने के लिए बिट्स नहीं है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो तो बिट्स में ही जाती हैं। कोई चीज़ भी आप ओपन करें, डबल क्लिक करें किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ लिखें, तो जो कुछ भी होगा क्या होगा कि जो CPU है उसके पास तो चीज़ें बिट्स में जाएंगी। अब बिट्स जो हैं वो हमारे पास बिट्स नहीं रहने का मतलब ये है कि हमारे पास मेमोरी जो है वो फुल हो चुकी है। तो फ्लैग रजिस्टर जो है वो 1 इंडिकेट कर देगा कि अब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो ओवरफ्लो हो चुकी हैं, अब हम इसको मज़ीद अकोमोडेट नहीं कर सकते। होप आपको काइंड्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। इन ज़्यादा डीप आपने काइंड्स के अंदर भी नहीं जाना, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो इसमें हमने मशीन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, लेकिन क्या है कि हमने ना ज़्यादा डीप जाना है। हमने एक जो मतलब कि एक मुतवाज़न तौर पे रहते हुए एक मतलब हमने अपने एक एतदाल को कायम रखना है। तो अगर कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम आते हैं न्यू प्रोसेसर कूलिंग के ऊपर, क्योंकि प्रोसेसर ने जो काम करना होता है, जैसे कि हमने मशीन साइकिल के अंदर पढ़ा कि एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ जो मशीन साइकिल्स हैं वो हो जाते हैं, बिलियंस ऑफ मशीन साइकिल जो हैं वो हो जाते हैं। तो प्रोसेसर जो है वो बहुत फास्टली काम कर रहा होता है। तो वो जो भी हमारे पास डिवाइस होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे और वो फास्टली मूव कर रहे होंगे, तो वो हीट जनरेट करते हैं, और जो हीट है वो प्रोसेसर को डैमेज भी कर सकती है। उसके लिए हमारे पास हीट को सिंक करने के लिए हीट सिंक्स जो है वो यूज़ होते हैं। हीट सिंक क्या होते हैं कि एक सेरामिक या मेटल और सेरामिक मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि हीट जो है वो जज्ब होती है। अगर तो हीट सिंक फ़ैन के साथ हो तो वो एक्टिव हीट सिंक होता है, अगर तो विदाउट फ़ैन हो हीट सिंक तो वो पैसिव हीट सिंक होता है। कुछ आपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप देखे होंगे जिसमें फ़ैन नहीं होता, उसके अंदर हीट सिंक्स होंगी, ओनली प्लेट्स ही लगी होंगी जो हमारे पास सिल्वर कलर की होती हैं, सिल्वर कलर की प्लेट्स लगी होती हैं प्रोसेसर के इर्द गिर्द। तो वो हमारे पास क्या हैं, हीट सिंक्स हैं। हीट सिंक्स अगर तो फ़ैन के साथ हैं तो वो एक्टिव हीट सिंक है, नहीं तो वो पैसिव हीट सिंक है। हाँ, कूलिंग सिस्टम जो है वो कुछ लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के अंदर वो लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी यूज़ किया जाता है। मतलब जो लिक्विड है वो पास आउट होता है, इर्द गिर्द उसके राउंड करता है, या जो हमारे पास
कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें कुछ ट्यूब्स होती हैं जिससे जो हमारे पास लिक्विड है वो मूव करता है, तो उससे जो हीट है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी लैपटॉप्स यूज़र हैं तो लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड आ चुके हैं जिसकी एक यूएसबी जैसा पोर्ट होता है जो यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट होता है और फ़ैन जो है वो ऑन हो जाता है, वो नीचे उसके फिट होता है लैपटॉप के। उसके अलावा हमारे पास को प्रोसेसर्स, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास प्रोसेसर है। प्रोसेसर होता है जिसमें सारी चीज़ें जो हमारे सारे टास्क हैं, मतलब सीपीयू हमारा, और सीपीयू के साथ एक एक्स्ट्रा सीपीयू हम अगर ऐड कर दें तो हमारा को प्रोसेसर कहलाएगा। को प्रोसेसर इज़ अ स्पेशल एडिशनल प्रोसेसर चिप दैट हेल्प्स मेन प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो हमारा मेन प्रोसेसर है या सीपीयू है उसको हेल्प आउट करता है कि वो अपने जो टास्क हैं वो ज़्यादा फास्टली जो है वो परफॉर्म कर सके। ये दो तरह के हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर भी हो सकते हैं और मैथ को प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले जो को प्रोसेसर थे वो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे। इसका मकसद क्या होता है कि हम जो इंजीनियरिंग के काम हैं या साइंटिफिक कुछ काम हैं, उसके अलावा जो ग्राफिक एप्लीकेशंस हैं उसको रन करने के लिए जो है वो ये यूज़ होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर से आपको याद आना चाहिए कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स यूज़ करते हैं। उनमें फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ करते हुए हम मेजर करते हैं कि जो प्रोसेसर है वो कितना फास्ट काम करता है। तो क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड हो रहे हैं, उससे हम अपने जो सुपर कंप्यूटर हैं उसके प्रोसेसर की स्पीड का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। इसके अलावा मैथ को प्रोसेसर होता है जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए यूज़ होता है ताकि हम ज़्यादा फास्टली जो है वो वर्क कर सकें। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक काम को एक बंदा करे तो वो ज़्यादा फास्टली नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू कि एक काम को अगर दो पर्सन एक ही वक्त में शुरू कर दें। मतलब कि एक जो है वो एक काम को हम आधा बांट लें, एक पर्सन जो है वो आधा काम कर दे, दूसरा पर्सन आधा काम कर दे, तो टाइम भी बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है और एक्यूरेटली हो जाता है। इसी तरह इसी टेक्निक को जो है वो प्रोसेसिंग में यूज़ किया गया। वो किस तरह यूज़ किया गया कि हमारे पास जो पहले तो एक प्रोसेसर था, फिर उसकी मल्टी कोर उस पर लगाई गई, मतलब कि मल्टी प्रोसेसर को यूज़ करते हुए, एक से ज़्यादा प्रोसेसर को यूज़ करते हुए या एक प्रोसेसर के ऊपर एक से ज़्यादा कोर को लगा के डबल कोर, अगर जैसे कोर टू जो है हमारे प्रोसेसर्स हैं वो डबल काम कर सकते हैं। डबल काम किस तरह कर सकते हैं, डबल स्पीड से काम कर सकते हैं। वो किस तरह कि वो एक काम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्रोसेसर जो है वो हाफ काम करता है और जो दूसरा प्रोसेसर है वो हाफ काम कर देता है, तो जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी हो जाती है। इसी तरह अ मेथड दैट यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स और मल्टी कोर प्रोसेसर टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमारे टास्क हैं उसको मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के 1 से लेकर 10 तक जो हैं उन नंबर्स को ऐड करना है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक नंबर जो हैं वो उनको ऐड करना है। तो एक प्रोसेसर क्या करेगा, वो 1 से लेकर 5 नंबर तक नंबर जो हैं उनको ऐड कर देगा और दूसरा प्रोसेसर 6 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं उनको ऐड कर देगा और उसके बाद दोनों का रिजल्ट जो है कंबाइन करके आउटपुट दे दी जाएगी। तो क्या होगा कि एक प्रोसेसर जिसने 1 से लेकर 10 तक सारे इकट्ठे जमा करने थे और उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना था, और क्या हुआ कि दो प्रोसेसर आए तो दोनों ने काम को डिवाइड किया और जल्दी जो है वो उसको टास्क परफॉर्म करके आउटपुट दे दी। जो हमारे पास पैरेलल प्रोसेसर्स हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। पैरेलल प्रोसेसर में सबसे पहले सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा का मतलब ये है कि एक ही इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डाटा पे एक ही वक्त में अप्लाई कर देना। मतलब हमारे पास अगर दो प्रोसेसर हैं और एक ही इंस्ट्रक्शन हमने दी है तो बहुत सारे डाटा पे जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या होता है कि एक प्रोसेसर जो है वो कुछ डाटा के ऊपर
जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को उस जो हमारे टास्क जो उसको दिए गए हैं उसको परफॉर्म करने लग जाता है। जो दूसरा प्रोसेसर है वो जो आधा डाटा है उसके ऊपर वो टास्क परफॉर्म करने लग जाता है। डाटा क्योंकि मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल इस तरह के सारा जो डाटा है वो सेम तो नहीं हो सकता, इसलिए जो है वो मल्टीपल डाटा पे सिंगल इंस्ट्रक्शन हम पास कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डाटा, इसका इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट प्रोसेसर्स को कनेक्ट करके मतलब कि हमारे पास अगर प्रोसेसर 4 प्रोसेसर हैं, ठीक है, मतलब 4 CPU हैं, क्वाड कोर हमारे पास प्रोसेसर है, तो वो क्या करेगा कि नंबर 1 कोर को भी, नंबर 2 कोर को भी, और नंबर 3 कोर को भी, और नंबर 4 कोर को भी जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पास करेगा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन किस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर प्लस माइनस और डिवाइड करना है, जो पहला प्रोसेसर है वो प्लस करेगा सारे नंबर्स को, दूसरा माइनस कर देगा, तीसरा डिवाइड कर देगा, और चौथा मल्टीप्लाई कर देगा। और मल्टीपल डाटा के ऊपर करना है, मतलब कि डाटा जो है वो सेम नहीं है, एक ही डाटा को यूज़ नहीं करना, तो वो जो काम है अपने डिवाइड कर लेंगे और पैरेलली उसको परफॉर्म करेंगे, तो सारे ऑपरेशंस एक ही वक्त में जब परफॉर्म हो जाएंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम, and thank you.